अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा नॉन टेक्निकल तरीके से आपसे एक खास टॉपिक होता है लोअर बैक एक का, यानी कमर के निचले हिस्से का जो दर्द होता है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जब मैंने ये कहा कि मैं नॉन टेक्निकल, तो मैं नहीं कोई इस्तेमाल करूंगा कोई टर्मिनोलॉजीज जो हम डॉक्टर्स अपनी किताबों में पढ़ते हैं या इस्तेमाल करते हैं, और ना ही दवाइयों के वो नाम जो जिसको हम ब्रांड नेम कहते हैं, क्योंकि ब्रांड नेम वीडियो में लेने से प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो मैं आपको जेनरिक नेम बताऊंगा जो जिस नाम से पूरी दुनिया में ये दवाइयां मिलती हैं जो आपके कमर के निचले हिस्से के दर्द के लिए होती हैं। सबसे पहले जहन में आता है कि क्या जो कमर का दर्द है ये सिर्फ मुझे ही मसला है कि जिसको ये कमर का दर्द होता है, क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा तंग होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने जहन में रखें कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि कमर का दर्द बहुत सारे लोगों को होता है। ये आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो 60 साल से नीचे की उम्र के लोग हैं, तकरीबन 70 से 80% लोग, यानी हर 100 में से 70 से 80% जो 80 लोग हैं उनको जिंदगी में किसी ना किसी मरहले पे ये कमर का दर्द होता है, जिसको हम कहते हैं लोअर बैक एक या कमर के नीचे के हिस्से का दर्द। अब इस दर्द की 2-3 वजूहात होती हैं, लेकिन दोस्तों याद रखें कि आमतौर पर जो 30 से 40 साल के दरमियान की उम्र है और उस दौरान ये कमर का दर्द ज्यादा तंग कर रहा होता है लोगों को। कभी ये होता है, कभी ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा वापस आ जाता है। पूरी दुनिया में अगर हम कहें तो अरबों डॉलर लोगों के खर्च होते हैं उन दवाइयों पे जो कमर के निचले हिस्से के दर्द के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे हमारे पास 3 किस्म के कमर के दर्द आते हैं। एक तो वो होता है जिसको हम कहते हैं ए ट्रॉमेटिक। अब मैंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, लेकिन मैं आपको इसकी वजाहत कर देता हूं कि जिसमें कोई चोट नहीं लगी होती। दूसरे होते हैं ट्रॉमेटिक जिसमें चोट लगी होती है, और तीसरे होते हैं खतरनाक कमर के दर्द का हिस्सा, यानी कमर के निचले जो हिस्से का दर्द। तो दोस्तों जो यानी जहां पे चोट नहीं लगी होती तो वो आमतौर पे बाज़-औक़ात हमने बहुत ज्यादा काम किया होता है, बाज़-औक़ात प्रॉपर तरीके से हम सोए नहीं होते कुछ दिनों से, या सोने की जगह है वो प्रॉपर नहीं होती, तो इस तरह के जो दर्द हैं वो शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो कमर का निचले का हिस्सा है वहां पे हड्डी भी है, वहां पे पट्टे भी हैं, वहां पे पट्टे यानी मसल्स को हड्डी से जोड़ने वाले लिगामेंट्स भी हैं, वहां से वो आसाब भी हैं जिनको हम नर्व्स कहते हैं, जो कि इन मोहरों से, यानी जब मैं हड्डी की बात करता हूं तो ये मोहरे हैं जिनके अंदर है हराम मगज या स्पाइनल कॉर्ड, तो वो आसाब या पेरिफेरल नर्व्स गुजरती हैं। तो इनमें से किसी का भी मसला हो सकता है। तो जो ए ट्रॉमेटिक, ये जहां पे चोट नहीं लगती, तो आमतौर पे ये पट्टों की वजह से होता है। हम दोस्तों माजरत मुझे रुकना पड़ा क्योंकि अजान की वजह से, तो दोबारा मैं आपको कंटिन्यू करता हूं कि जो यानी चोट ना लगने की वजह से जो दर्द होता है वो आमतौर पे होता है पट्टों की, इसे मसल्स का पेन कहेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो दर्द की दवाई लें और वो कोई फिजियोथेरेपी करवाएं, वो मसाज करवाएं। और अभी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे दर्द की जब हम दवाई की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक एनाल्जेसिक, यानी दर्द की दवाई। एनाल्जेसिक कहते हैं दर्द की दवाई को। उसमें है पैरासीटामोल, और किस नाम से आती है ये आपको सबको पता है, और आप देख भी सकते हैं गूगल करके कि पैरासीटामोल की 1 से 2 गोली आप दिन में 3 दफा ले सकते हैं। ये है सादा दर्द की दवाई। इसके अलावा आप ले सकते हैं एक और ऐसी दर्द की दवाइयों का ग्रुप होता है जो साथ अगर आपके मसल्स में थोड़ी सोजिश भी है तो उसको भी ठीक कर देती हैं। उनको हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी इस टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि वो एक ऐसी दवाई जिसमें स्टीरॉयड तो नहीं है लेकिन वो इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करती है। जैसे कि डाइक्लोफेनेक सोडियम एक जेनरिक नेम है, पूरी दुनिया से आपको इसका ब्रांड मिल जाएगा और पाकिस्तान से भी, कि डाइक्लोफेनेक सोडियम। और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो वो डाइक्लोफेनेक पोटेशियम लेंगे, ना कि डाइक्लोफेनेक सोडियम। और दोस्तों कोशिश करें कि जब भी आप ये कोई ब्रांड जाके लेते हैं दवाई का, जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर होता है जेनरिक नेम क्या है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम, तो अच्छा ब्रांड ले। कि उसकी मैं आपको वजाहत कर देता हूं कि 1 से ज्यादा किस्म के ब्रांड दवाइयों के पड़े होते हैं। जो ब्रांडेड दवाइयां है, जो अच्छे ब्रांड की होती है, तो इस चीज के चांसेस हैं कि लिखने वाले डॉक्टर और बेचने वाले फार्मेसी के बंदे को ये जो फार्मेसी कोई पैसा नहीं दे रही होगी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। लेकिन अगर आप सब स्टैंडर्ड दवाई लेते हैं तो हो सकता है कि जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है उसको भी हिस्सा पहुंचा हो, और जिस बंदे ने अपनी फार्मेसी पे वो दवाई रखी हो तो उसको भी उसका हिस्सा पहुंचा हो।
तो वापस आते हैं एनसेड यानी नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की तरफ। इसके काफी ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा आप नेप्रोक्सिन सोडियम भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी हैं दवाई, जैसे कि पैरोक्सीकेम भी इसी तरह की एक दवाई है। तो या तो आप लेंगे पैरासीटामोल जो अकेली सिर्फ दर्द की है, या एनसेड लेंगे अगर सोजिश है पट्टे की, तो तब भी डॉक्टर आपका तजवीज करेगा इसको मखसूस किस्म की खुराक में। जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम को आमतौर पर हम 50 मिलीग्राम सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम देते हैं, लेकिन बहुत एहतियात की जरूरत होती है क्योंकि ये मैदे पे भी असर करती हैं और ये गुर्दों पे भी असर करती हैं। तो आमतौर पे जब हम एनसेड देते हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम देते हैं, तो हम साथ मैदे के लिए ओमेप्राजोल का कैप्सूल भी दे देते हैं ताकि मैदे की सोजिश कम से कम हो। तो दोस्तों, अगर मसल पेन है तो साथ आपको बाज़ का जो क्रीम होती है एनाल्जेसिक, जैसे कि डाइक्लोफेनेक सोडियम की ही क्रीम आती है मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ ब्रांड से, तो इसका मसाज आप कर सकते हैं। तो अगर आपके मसल्स का पेन है और डॉक्टर को लगता है कि सिर्फ आपके पट्टों का दर्द है और इसमें कोई हड्डियों या आसाब या जो वर्टिब्रा यानी मोहरे हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको ये दवाइयां तजवीज करेंगे, वो आपको रेस्ट तजवीज करेंगे, वो आपको फिजियोथेरेपी तजवीज करेंगे। तो उससे आमतौर पे 1 से 2 हफ्ते में या कम से कम 1 से 1.5 महीने में ये मसला हल हो जाएगा और आपको किसी बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उस सूरत में अगर आपका ये मसला दवाइयों से हल नहीं होता तो डॉक्टर आपको या तो एक्सरे तजवीज करेगा, या जो सबसे अहम टेस्ट होता है कमर के निचले हिस्से के दर्द के लिए, उसको हम कहते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यानी MRI एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम तशखीस करते हैं कि आपके कमर के निचले हिस्से में कोई खतरनाक बात तो नहीं है, लेकिन वो तमाम लोग जिनको पेस मेकर डला हो, यानी हार्ट के लिए पेस मेकर डला हो, तो उनके फिर MRI नहीं कर सकते क्योंकि मकनातीस का यहाँ पे चक्कर होता है। उनका हम करते हैं एक एक्सरे की टेक्निक का एक CT स्कैन होता है जिसको हम कहते हैं CT स्कैन माइलोग्राफी, यानी एक ऐसा CT स्कैन जिसमें हम शुआओं की मदद से पट्टों की साख्त को देखते हैं और साथ हड्डियों का भी पता चल जाता है कि कोई मसला है कि नहीं। तो दोस्तों, वो लोग जिनको चोट भी नहीं लगी और उनको खतरनाक वाला दर्द भी नहीं है, तो उनके लिए आमतौर पे दवाइयों से वो ठीक हो जाते हैं और ये ज्यादा घबराने की बात नहीं है। दूसरा वो होते हैं लोग जिनको कोई चोट लगती है, वो डॉक्टर के पास आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे कमर के नीचे के हिस्से का दर्द है लेकिन मुझे किसी दौर में मुझे चोट लगी थी। तो डॉक्टर फिर जाहिर है उनका एक्सरे करवाएंगे और एक्सरे के बाद अगर उनको मुनासिब लगता है तो वो MRI करवाएंगे, और अगर किसी को पेसमेकर लगा हुआ है तो वो CT स्कैन माइलोग्राफी करवाएंगे ताकि पता ये चले कि मोहरे जो हैं वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो वर्टिब्रा है या मोहरे हैं, कहीं उनकी टूट फूट तो नहीं है, कहीं उनमें से जो आसाब निकल रहे हैं वहां पे कोई खींच दबाव तो नहीं पड़ा हुआ है हड्डी पे चोट लगने की वजह से, या फिर एक्सरे पे भी ये चीजें बाज़ काफी हद तक नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको तजवीज करेंगे इलाज। सबसे आखिर में आता है खतरनाक वाला जो दर्द। वो लोग जो आपको जो डॉक्टर के पास जाके बताते हैं कि ना सिर्फ ये कि उनको कमर के निचले हिस्से में दर्द है, बल्कि उनकी टांगें या तो सुन्न होती हैं या किसी एक टांग में दर्द जाता है, और छोटा पेशाब जो है उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है कि या वैसे निकल जाता है, और उनके जो बैठने की जगह है जिनको हम बटक्स कहते हैं, तो वो सुन्न रहते हैं या वहां पे दर्द दोनों तरफ जाता है। तो आमतौर पे कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। तो डॉक्टर कैसे आपको चेक करेंगे? डॉक्टर आपको लिटा के उसके बाद एक टेस्ट करते हैं। लिटाने के बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं। आप ये देखें कि कोई शख्स अगर ऐसे लेटा हुआ है तो एक होता है 0 डिग्री जो कि ये आप देख रहे हैं, और एक है 90 डिग्री। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि 0 और 90 डिग्री के दरमियान 2 डिग्रीज होती हैं, 30 और 70 डिग्री। यानी वो क्या करेंगे कि डॉक्टर क्या करेगा, आपकी टांग को सीधा करके उसके बाद उसको सीधे ही होते हुए ऊपर उठाएगा। तो 30 और 70 डिग्री के दरमियान जब वो डॉक्टर उठाएगा, और इस दौरान अगर आपको टांगों में दर्द होता है या ये सुन होती हैं, तो इसका मतलब है कि जहां से आपके जो आसाब हैं यानी पेरिफेरल नर्व है वो निकल रही है, तो वहां पे कोई डिस्क का प्रॉब्लम है। वहां से जो मोहरे हैं उनके दरमियान, 2 मोहरों के दरमियान डिस्क होती है, तो वहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो उन आसाब को या नर्व्स को दबा रहा है, जिसको आमतौर पर हम शैटिका भी कहते हैं, दर्द शकीका भी कहते हैं, और अगर टर्मिनोलॉजी की बात की जाए तो कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम है, लेकिन जाहिर है कि आप उस तरफ मत जाएं। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपका फौरी तौर पे MRI करवाएंगे। वो MRI से आपका पता चलेगा कि क्या डिस्क बाहर तो नहीं आई हुई, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। सर्जरी की ऑप्शन भी दे सकते हैं,
और वो आपको ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि आप पहले दवाइयां इस्तेमाल करना चाहें अगर सर्जरी से बचते हुए, तो जैसे मैंने दवाइयों का सारा आपको बताया था। लेकिन एक दवाई मैं आपको मजीद शामिल करना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात पट्ठों के जकड़ाव की वजह से अगर ये दर्द हो तो हम मसल रिलैक्सेंट यानी पट्ठों को रिलैक्स करने की दवाई देते हैं, जैसे कि जो जेनरिक नेम है वो टाइजेनेडीन है। ये ब्रांड के मुख्तलिफ इसके आते हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि टाइजेनेडीन इन पाकिस्तान। तो ये 2 मिलीग्राम भी होता है और 4 मिलीग्राम भी होता है, लेकिन मसल रिलैक्सेंट के अंदर होती है नींद। तो ये खाने के बाद ड्राइव नहीं करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। और अगर इन सब से ना ठीक हो रहा हो दर्द, तो फिर देते हैं हम ओपियाइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जैसे पैरासीटामोल के सिलसिले में मैंने बताया था कि दर्द की दवाई को कहते हैं, और ओपियाइड वो होता है जो हमारे ब्रेन को जाकर रिलैक्स करती हैं, जैसे नेल्ब्यूफिन। तो ये भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो डॉक्टर आपको तजवीज कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भी नींद होती है। और इस तरह की कोई दवाई खाने के बाद आपने कोई ऐसा काम नहीं करना होता जिसमें नींद या रिलैक्स होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो जो खतरनाक वाला दर्द है, अगर आपको खुदा ना खास्ता डिस्क का बल्ज है या कोई आपका जो हराम मगज है यानी स्पाइनल कॉर्ड, जिस नाली में से ये गुजर रहा होता है मोहरों के दरमियान, जिसको हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं, तो वो अगर स्टीनोसिस है यानी स्पाइनल कैनाल स्टीनोसिस हो, तो फिर भी डॉक्टर आपको तजवीज करेंगे ऑपरेशन। वो ऑपरेशन आमतौर पर डाइसेक्टमी भी उसे कहते हैं, उसे लेमिनेक्टमी भी कहते हैं, कि वो मोहरे के किसी एक हिस्से को काटेंगे और अगर वो मोहरे गिरे हुए एक दूसरे के ऊपर, तो फिर उनके अंदर वो डालेंगे स्क्रूज या कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट जिसकी वजह से जो आसाब हैं या नर्व्स हैं वो नहीं दबेंगी। लेकिन दोस्तों आम तौर पे ये जो लोग होते हैं दवाइयों से ठीक भी हो जाते हैं, यानी जिनको खतरनाक मसला नहीं है वो फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो जाते हैं, वो मसाज से भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है डिस्क बल्ज का, तो आमतौर पे जो माइक्रो सर्जरी जिसको हम कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा कट नहीं लगाया जाता, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं की जाती, तो उसका ज्यादा फायदा है। दवाइयों से निस्बत वो लोग जो सर्जरी करवाते हैं, माइक्रो सर्जरी, अगर डॉक्टर बहुत एहतियात से करें तो उसके फायदे होते हैं, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन एक मखसूस ग्रुप है जो लोगों का जिसमें सर्जरी का फैसला कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जिसको हम स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कहते हैं कि 30 से 70 डिग्री के दरमियान हमने उठाया था, उसके बाद एमआरआई पे कंफर्म होगा और डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको सर्जरी की जरूरत है। लेकिन वो लोग जिनकी उम्र 60-70 से ज्यादा साल से ज्यादा हो, तो उनमें कमर के निचले हिस्से की जो दर्द की वजूहात हैं वो खतरनाक वाली होती हैं, जैसे कैंसर हो सकता है, हड्डियों का भुरभुरापन या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, या हमारा जो बड़ा एक खून की नाली होती है जिसको एओर्टा कहते हैं उसकी कोआर्क्टेशन। टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कोआर्क्टेशन का मतलब होता है खून की वो नाली बाज़ औक़ात हमारे नर्व्स को दबाना शुरू कर देती है, तो वो वजह होती है। तो इसलिए उनके हिसाब से फिर आपको जो दवाई है वो तजवीज़ की जाती है। कमर के निचले हिस्से का दर्द बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन उससे अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। जब आप मशवरा करेंगे तो सादा से जो इलाज हैं उनसे ही फायदा हो जाएगा। ये जो सारी मालूमात है, इनमें से अगर आपको कुछ लगता है कि कोई आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करने वाली है, उनको फायदा हो सकता है, तो आप जरूर शेयर करें। मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह की वीडियो जरूर बनाऊं कि जो आम लोगों को फायदा दे सके, और मैं बहैसियत डॉक्टर के लोगों को किसी हद तक गाइड कर सकूं, लेकिन उस तरीके से करूं कि मालूमात भी पहुंच जाए और कोई ऐसी वजह भी ना बने कि चैनल के लिए प्रॉब्लम्स हो। इसीलिए मैंने ब्रांड्स के नाम इस्तेमाल नहीं किए। मैं चाहूं तो आपको कुछ डॉक्टर्स के नाम भी बता सकता हूं कि जो आपके इलाके में बड़े मशहूर और अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं इस चीज के, लेकिन ये सब कॉपीराइट्स का इशू आता है। तो दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।